आरआरबी ग्रुप डी के 27 नवंबर के शिफ्ट 3 का सभी 25 क्वेश्चन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। 27 नवंबर शिफ्ट 3 ऑल 25 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले का आयतन और एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 28 और 3 दिया हुआ है। यदि गोले और अर्धगोले का त्रिज्या बराबर है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये गोला है, क्या हो गया, एक गोला है एक अर्धगोला है। ये अर्धगोला इसी गोले से काट के बनाया गया क्योंकि इसका रेडियस जो है सेम है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आयतन, गोले का आयतन, इसका आयतन ले रहा है वॉल्यूम और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। फार्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इनका रेशियो दे रखा है हमें, तो देखेंगे रेशियो क्या होता है। 4/3 पाई आर स्क्वायर, रेशियो ले लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28/3। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर एक आर बचेगा, नीचे आर स्क्वायर ऊपर आर क्यूब है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 28 यानी आ गया, इधर ऊपर आर बचा नीचे 3 इज इक्वल टू 7 यानी आर की वैल्यू कितनी आपको मिल गई, आर की वैल्यू 21। और वो पूछ रहा है सीधे कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए सीधा डायरेक्ट फार्मूले में रख लेंगे। आर की वैल्यू हमको मिल गया है 21, फार्मूले में रखेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब होता है, ठीक, पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 या 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 22 चौक 88 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर सेम ही नंबर है 8 8 है तो पहले एक ही का नंबर एक नंबर से मल्टीप्लाई करके वही सेम नंबर नीचे रिपीट कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, जल्दी करने का तरीका 8 कम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35, 35 से 28 आया, एक नंबर छोड़ के 35 से 28 इसके नीचे लिख लो, ठीक, 8 0 8 8 3। आंसर कौन सा आ गया, तीसरा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब इसमें सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, बोर्ड मास का यूज़ करके छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। आप एक दो स्टेप स्किप कीजिए, जैसे एग्जाम में करने के लिए क्या होता है, टाइम बचाना रहता है, तो हम डायरेक्ट पहले 1 2 स्टेप माइंड में ही कर लेते हैं। जैसे 3+2 दिया हुआ है छोटे ब्रैकेट में, 3+2 5, 5 × 6 30 हो जाएगा, मतलब 72 डिवाइडेड बाई 30 ये है, ठीक है। और ये मछली ब्रैकेट में है, यानी कि सॉरी हाँ ये तो सॉल्व हो गया, बड़े ब्रैकेट में इसको डालेंगे, ठीक, प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 8 और इसके बाहर भी एक ब्रैकेट है, टोटल का मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 97 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 72/30 अगर हम 3 से काट देंगे तो 24/10 आएगा, 24/10 यानी 2.4 प्लस 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 कितना होता है 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 97। आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 19.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 97। ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 5 जा 95 और 4 5 जा 20, 2.0 प्लस हो जाएगा, मतलब 95 + 2 97 ऊपर आएगा और नीचे 97। कट के आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप में क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट है 46,600 रुपये और प्रॉफिट है 7,500 रुपये प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। उसमें से अनमोल का भाग जो है, अनमोल का भाग 2700 है। अगर 2700 अनमोल का भाग है तो आयुषी का भाग कितना बचेगा, 7500 में 2700 घटा देंगे 3800। रेशियो निकालेंगे 27:38, 27 अनुपात 38। अब इसी अनुपात में इनका इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा,
मतलब अगर हम इनको बेसिक से सॉल्व करें तो आंसर ये होगा 27 और 38 को ऐड करेंगे तो 75 होगा। तो 75 की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 46,600। ठीक है, हमको 27 अनमोल का निकालना है तो 27 की वैल्यू चाहिए, 27 की वैल्यू चाहिए। हालांकि इसको डिविजिबिलिटी से किया भी जा सकता है, जैसे जो भी 27 की वैल्यू चाहिए तो जो भी आंसर होगा 27 का मल्टीपल होगा। 27 का मल्टीपल होगा इसका मतलब 9 से भी कटेगा। एक बार हम आंसर चेक कर लेंगे, पहले क्या करेंगे आंसर चेक कर लेंगे। अगर 9 से कटने वाला एक ही आंसर है तो वहीं पे हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ऑप्शन देखेंगे 8 6 14 1 15, 9 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 7 2 9 1 10, 10 4 14, 9 से नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन है 6 1 7 और 7 या 21 21 और 6 6 1 7 27, ये तो कट रहा है। चौथा भी ऑप्शन चेक ही कर लेंगे क्योंकि 2 कटेगा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 8 1 9 9 7 16, 16 4 20 नहीं कटेगा। तो ये 3 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए। आंसर ये आएगा 16,776। हालांकि बेसिक से भी कर सकते हैं इसको, जैसे बेसिक से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, एक मिनट बताते हैं। हमारा आया है 75 का वैल्यू, 75 का वैल्यू आया है टोटल 46,600। हमको निकालना है 27 का वैल्यू, 27 का वैल्यू निकालना है तो हम करेंगे 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 का भाग देके 27 का गुणा कर देंगे। 46,600 बटे 75 गुणे कितना करना है, 27 की वैल्यू निकालनी है, 27 कर देंगे। हालांकि ये आंसर सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, मल्टीप्लाई जोड़। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 29% की छूट पे बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत जो है 4% है। फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये किसके रेशियो के बराबर होता है, सीपी रेशियो एमपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, एमपी बोले तो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमको सीधे सीधे क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लेना है। और क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है मार्क प्राइस, कितना ज़्यादा अंकित किया गया, उसे ही कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का हो रहा है तो वो 4 लिख देंगे। 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 71 आ जाएगा। 71 अपॉन 104। 71 पे कितना ज़्यादा है, 104। 29 4 33, 33 ज़्यादा है। ये इससे कितना ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है। किस पे, 71 पे, क्योंकि कास्ट प्राइस तो यही है, इसी पे निकालना है। कास्ट प्राइस ऊपर रहता है ना, तो ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। तो एमपी कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है किस पे, 71 पे। 71 से 33 ज़्यादा है 104, तो 33 बटे 71 गुणे 100। मार्कअप परसेंटेज ऐसे निकालते हैं सीधे। 3300 डिवाइडेड बाई 71 से आप भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले तो 4 बार ये जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो पहले 4 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4 कम 4 728, 284। अब ये 330, 16 और 30, 16 और 30 कितना हो जाएगा 46, यानी 460। 460 के लिए कितना बार हमें 71 से भाग देना पड़ेगा, जैसे अगर हम 6 बार देते हैं तो हो जाएगा 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, 426। अगर 7 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 46 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहीं से इसको टिक कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 46 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन टफ साइड में आते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को या मॉक टेस्ट के टाइम पे भी स्किप करके आगे बढ़ जाना। लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हालांकि देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। एक वॉशिंग मशीन है, एक टीवी है। कह रहा है वॉशिंग मशीन का मूल्य 40% से कम है, टीवी से 40% कम है। मतलब अगर टीवी का मूल्य 100 है तो वॉशिंग मशीन का मूल्य 60 है, 40 कम है उससे। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 80% की वृद्धि की जाती है, वॉशिंग मशीन के मूल्य में 80%, यानी वॉशिंग मशीन का कितना 60 है, 60 का जब 80% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 8 48, 48 बढ़ जाएगा, 48 बढ़ाएंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है,
और कह रहा है कि टीवी के मूल्य में 22% की कमी होती है। टीवी के मूल्य में 22% की कमी करेंगे तो 78 रुपये का टीवी हो जाएगा। 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो वॉशिंग मशीन तो 7 लेनी है, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे। पहले कितना रुपया हो रहा था इसका, ठीक है, और इसको कितना, टीवी कितना लेना है 6। अगर हम दाम बढ़ने से पहले हम खरीदते तो 6 से 42, 420 रुपये का तो वॉशिंग मशीन खरीदते प्लस 600 रुपये का टीवी खरीदते, कितना हो गया 1020। अब देखते हैं दाम बढ़ने के बाद भी हम 7 वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं और 6 टीवी खरीद रहे हैं। 7 से गुणा 108 में करेंगे, 8 7 56, यानी 756 प्लस, और 6 का गुणा 78 में करेंगे, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 7 6 से 42, 42 4 46, कितना आ गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1224। अब कह रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ, पहले 1020 रुपये खर्च हो रहा था, अब 1224 रुपये खर्च हो रहे हैं। आप देखिएगा तो अंतर कितने का आ रहा है, पहले ये था, हम परसेंटेज इसी पे निकालेंगे, बड़ा कितना है 204, देखेंगे तो बढ़ा कितना है 204 रुपया बढ़ गया खर्च, कितने पे 1020 पे, गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे बचेगा 102, ऊपर 204, 102 दूनी 204, 2 गुणे 10, यानी 20% का इंक्रीमेंट आएगा। आंसर नंबर 3। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। मोहन एक घड़ी को 460 रुपये में खरीदता है और 483 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो खरीदा 460 में है, बेच दिया 483 में, और लाभ कितने का ले रहा है 23 रुपये का लाभ ले रहा है। कितने पे ले रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज लगता है मार्क प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे। 460 रुपये कर देंगे नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर दिख रहा है 23, 23 2 जा 46, 10/2 यानी कि आंसर आ गया 5%। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का। इसको बेसिक से और ट्रिक से दोनों तरीके से बताएंगे, ठीक है। पहले बेसिक से देखते हैं। 6500 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मतलब कि ए पूछ रहा है, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 पावर n, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। ए बराबर पी की वैल्यू 6500 दे रखा है, 6500, और 1 + आर की वैल्यू रेट 20%, 20/100 पावर 2 दे रखा है, 6500। ये तो 20 से 5 बार जाएगा, 5 कम 1/5 + 1 हो जाएगा 6/5, यानी 2 बार गुणा हो जाएगा, 6/5 गुणे 6/5, ठीक है। 5 से चला जाएगा 1300 आ जाएगा, और ये ऊपर 36 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आएगा इसका, 5 से काटिएगा 1300 को तो कितना आ रहा है, 1300 से 5 को काटिएगा, 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 260 गुणे 36, ठीक है, यही तो आएगा। 5 दूनी 10, 5 6 30, 260 गुणे 36। तो आंसर जो भी आएगा, देखिए 260 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 0 आएगा। हमें दिख रहा है कि आंसर में सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0 है, ऑप्शन नंबर ए। तो यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब इसका थोड़ा ट्रिकी वर्जन देखते हैं। जैसे 20% कह रहा है, अगर साधारण ब्याज होता तो 20% पहले साल मिलता, 20% दूसरे साल मिलता, टोटल 40% इसका मिल जाता। हम इसका 140% निकाल लेते, क्योंकि 100% ये खुद ही है, इस पे 40% और 140% निकाल लेते तो वो मिश्रधन का मान हो जाता। लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। उसके लिए 20% तो ये लगेगा ही लगेगा, पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, प्लस अब दूसरे साल, पहले साल का ये जो ब्याज मिल चुका है 20%, इसका भी 20% लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। अगर आप 20% का 20% निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 2 2 जा 4, यहाँ पे 20 + 20 + 4, यानी टोटल 44% ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज में कितना मिल रहा था 40%,
तो हम वहाँ पे मिश्र धन निकालने के लिए 140% का मान निकाल लेते, यहाँ 144% का मान निकालेंगे। तो 6500 का 144/100, 20 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे इधर इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 4 है, 5 चौक 20 होता है। यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। औसत का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा में 51 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे फिर भी हो जाएगा, 1 मिनट के या 1 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में हो जाएगा। और यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। शिक्षक को शामिल करेंगे तो हो जाएगा 52 लोग हो जाएंगे, उनका हो जाएगा 25 वर्ष। अगर हम पूछेंगे कि पहले जो 51 छात्र थे उनके आयु का योग क्या था, तो योग तो मल्टीप्लाई कर देंगे औसत में, आपको पता होगा 51 × 24, 24 का गुणा कर दिए, 24 से कम 24 का 4 हासिल 2, और 24 बच्चे 120, 120 और 2 122, 1224 हो गया। अब इसको अगर करेंगे मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 का 0 और 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5 और 25 बच्चे 125 5 130, कितना आ गया 1300। अगर हम इसको देखेंगे 1300 और 1224 में कितने का अंतर है, तो 76 का अंतर है। घटा देंगे क्योंकि जो बढ़ा है, जो शिक्षक बढ़ा है उसी का वजन तो इसमें बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है, 76 बढ़ा है, तो 76 ही तो है। 76 आंसर आ जाएगा किसका, शिक्षक की आयु आ जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है, एक छोटा सा ट्रिक भी देखेंगे। जैसे अगर 51 लोग का दिया है औसत 24 है, एक को बढ़ा दिया गया 52 का हो गया औसत 25, तो इधर हम देखेंगे +1 का गुणा हो रहा है, और इधर हम देखेंगे सॉरी इधर 1 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है, इधर भी 1 बढ़ रहा है, इधर भी +1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये जो 1 है ना, इसका मल्टीप्लाई 24 में, ठीक है, कलर चेंज करके बताते हैं। फिर ये जो है ना 1, इसका मल्टीप्लाई 52 में, ऐसा मल्टीप्लाई करें। 24 × 1 = 24 प्लस 52 × 1 = 52, सीधा ऐड कर लेंगे साइन के साथ। यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस आएगा तो माइनस लगाएंगे। 24 + 52 76 इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सबसे टफ क्वेश्चन है ये, इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, इसको ध्यान से करेंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ो क्या पूछ रहा है। एक ट्रेन P 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 447 मीटर लंबाई वाली ट्रेन Q को पूरी तरह से पार करने में 4.5 मिनट लेती है, जो कि समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। मतलब एक ट्रेन P है, इधर जा रही है, अब Q भी इधर ही जा रही है। P की लंबाई हमें नहीं पता था, हम P की लंबाई हम x मान लेते हैं, सॉरी P की लंबाई P ही मानिए। ठीक है, P की लंबाई P मान लेते हैं। Q की लंबाई दे रखा है 447, ठीक, समान दिशा में चलते हैं। तो अगर देखिए एक ट्रेन अगर दूसरे ट्रेन को पार करता है तो यहाँ जब इसको इंटर करता है तब से इसकी लंबाई, तो इनकी चली गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर होता है। उनके द्वारा चली गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये पी क्यू को पार करता है तो दूरी कितनी चली जाएगी, पी की लंबाई हमने पी माना है और क्यू की लंबाई हो जाएगा 447, ठीक, बराबर। ये तो दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय, पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल कितना होगा, अगर देखिए दो ट्रेन अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चालों का अंतर ही उनका इफेक्टिव चाल यानी सापेक्षिक गति होता है। तो अगर हम समांतर दिशा में ट्रेनों का हम सापेक्षिक गति निकालेंगे तो उनके जो गति है, उनका स्पीड है, उनका अंतर निकालेंगे। अगर एक ट्रेन इधर एक इधर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, इनकी स्पीड को ऐड कर लेंगे सापेक्षिक गति निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसकी गति कितनी है 84, क्यू की गति कितनी है 54, अंतर कितने का आ जाएगा 30, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर देंगे गुणा, 5/18 से गुणा कर देंगे, ये चाल हो गया, गुणे समय, समय कितना लेता है 4.5 मिनट, तो हम 4.5 लिखेंगे। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से कर देंगे गुणा। अब 6 से काटेंगे, 6 से ये 5 बार जाएगा, 6 से ये 3 बार जाएगा, और ये 3 से काटेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा P + 447 बराबर 5×5 = 25 गुणे
20 का गुणा 45 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 आएगा। ठीक, तो P + 447 बराबर 90 का गुणा 25 में कर देंगे तो 2250, 25 नहीं है 225 होता है, 1 0 पीछे लगा देंगे। अब P की लंबाई निकल के आ गई आपके पास। P की लंबाई 2250 में 447 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 1803 मीटर। P की लंबाई आ गई, P ट्रेन जो है उसकी लंबाई आ गई, इसको नोट कर लेंगे, हमारे पास जगह नहीं है तो इसको मिटाएंगे। ठीक है, P की लंबाई आ गई 1803, यहाँ लिख लेते हैं 1803। अब आगे चलेंगे। अब क्या कह रहा है आगे, P को 287 मीटर लंबाई की ट्रेन वाली ट्रेन R को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमने बताया कि दूरी जो है दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का सम होता है, तो 287 R का है, अब इसको पार करना है। अभी हमने P का कितना निकाला, P का निकाला था 1803। ठीक, 1803 है ये। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2090 आ जाएगा। अभी अगले वाले स्टेप में ऐड करेंगे तो हो जाएगा चाल बराबर, ये तो हो गया, सॉरी ये दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितना हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक 84 की स्पीड से जा रहा है, एक 87 की स्पीड से जा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 171 किलोमीटर पर आवर, 171 किलोमीटर पर आवर। तो इधर हम करेंगे चाल 171 किलोमीटर पर आवर में है, तो हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर देंगे गुणा, गुणे समय। समय कितना लगेगा, समय ही तो निकालना है हमें समय ही तो निकालना है। समय मान लेते हैं T लगेगा। ठीक, T सेकंड लगेगा, सब सेकंड में ही आएगा। इधर आ गया 2090 बराबर 171 गुणे 5/18। अभी देखिए 19 से कट रहा है, 2090 और 171, 19 से करना 19, 19 से करना 19, 110 आ गया, और 19 9 है 171, 5 से काटेंगे 110 तो 22 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 9/18 T, 9 दूनी 18, 2 उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, T का मान कितना आ जाएगा 44 सेकेंड। ऑप्शन में है लेकिन स्क्रीनशॉट में वो नीचे चला गया है, चौथा ऑप्शन 44 ही था, तो 44 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। M1D1H1 एक फार्मूला याद रखिए हमेशा, काम समय में M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। इसी फार्मूले से ऐसे टाइप के क्वेश्चन लगेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो कह रहा है अगर 11 व्यक्ति 19 दिनों में, ठीक है, 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, तो 59 को हम कहाँ लिखेंगे, 59 तो काम है, कितना काम कर रहे हैं, 59 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, तो काम है। तो यहाँ पे जो हमने लिखवा है M1D1H1, M1 मैन के लिए है, D डे के लिए है, कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे, तो घंटे तो इसमें दिया नहीं है, तो घंटे का कोई जिक्र नहीं है। नीचे W1 है, W1 का मतलब वर्क डन, वर्क डन कितना कर रहे हैं, 59 फीट का गहरा कुआं खोद रहे हैं, बराबर अगर 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोदना है, ये तो काम हो गया, तो काम तो नीचे रहता है, कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, x लिखेंगे यहाँ, 59 दूनी सीधा 1 कट जाएगा और 2 से 2 1 कट जाएगा, x का मान सीधा आ जाएगा 11 गुणे 19, जिसकी वैल्यू होगी 209। ठीक है, आंसर नंबर 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/20 जो है 2/60 का कितना प्रतिशत है, 2/60 का, तो जिसका पूछता है ना उस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, परसेंटेज का ये रूल है। जैसा किसका पूछ रहा है 2/60, कितना 1/20, मल्टीप्लाई हमें 100 से ही करनी है। ठीक है, तो ये जो इसका फ्रैक्शन है इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, 60 सबसे ऊपर चला जाएगा 60, और 20 का 2 में गुणा हो जाएगा, 20 दूनी 40 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर हम 4 से 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कम 4, 2 बच गया 20, 4 पंचे गुणे 100, सॉरी गुणे 100, 1.5 गुणे 100 यानी 150%। अगला क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का है। BODMAS का यूज करते हुए
लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, या राइट साइड से भी कर सकते हैं, मतलब रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस किधर से भी सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस है तो आगे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, इनको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, इनको अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम इनको ही सॉल्व कर लेते हैं। 4/24 यानी 4/24, 4×24 1/6 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 से कट जाएगा 0.4, 9 चौक 36, 0.4 यहाँ आ जाएगा, माइनस अंदर का सॉल्व करेंगे तो अंदर का कितना आ जाएगा 1/15 प्लस 1 माइनस 1.5, 0.5 बचेगा, 0.5 मतलब 1/2। ठीक, अब ये हो गया 1/6 प्लस 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 10 हम लोग खत्म हो जाएगा, 4/10 यानी 2/5 भी लिख सकते हैं सीधा, 2/5। और ये माइनस में आ गया, अंदर वाला जोड़ देंगे, 15, 2 1 कम 2, 15 कम 15, ऐसे गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 2 17, 17/30। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5 और 30 का एलसीएम 30 लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 6 30 और 6 दूनी 12, 12 माइनस 17/30। तो आपका आ रहा है 1/6 प्लस 12 माइनस 17 माइनस 5/30, यानी 1/6 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 0। आंसर कितना आएगा 0, आंसर नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक पर्स में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 118 है। ठीक है, 5 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये का कॉइन या नोट, कुछ भी समझ लीजिए, कॉइन है। ठीक है, कॉइन दे रखा है, सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 118 है, उनका कुल मूल्य 855 है, तो 5 रुपये के सिक्के कुल कितने हैं? तो मान लेते हैं 5 रुपये के सिक्के x हैं, 10 रुपये के सिक्के y हैं। सिक्कों की कुल संख्या दे रखा है, यानी x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 118, कुल मूल्य 855 है। इसका मतलब x जो है वो 5 रुपये का सिक्का है तो 5 का गुणा हो जाएगा, y 10 रुपये का सिक्का है तो 10 रुपये का गुणा हो जाएगा। अगर 5 रुपये का 5 सिक्का है तो 25 रुपये ही तो होगा, तो गुणा करेंगे 5 का। इनका कुल मूल्य दे रखा है कितना 855। अब देखिए समीकरण सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम सीधे 5 का गुणा कर देंगे। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 का अंदर गुणा होगा y में 5y बराबर 118 का 5 में गुणा होगा, इधर कितना आ जाएगा 590। ठीक, घटा देंगे तो आंसर कितना आ गया, ये कट गया, 10y में से 5y गया, 5y आ गया, 5y बराबर इसको घटा देंगे, 5 में से 0 गया 5, 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 5 गए तो 265। y का मान कितना आ जाएगा 5 बचे 25, 5 3 15, 53, यानी 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 53 है। हमको तो पूछा है किसका 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो हम 53 में से कितना 118 में से क्या करेंगे 53 को घटा लेंगे, इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, 65। आंसर नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, यदि 32 और 24 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान क्या है? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला देखिए, अगर a b c d, ए बी सी डी अगर एक समानुपात में है, यानी a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला ऐसा ए बी सी अगर 3 नंबर दिया हुआ है, मतलब ए बी सी 3 नंबर दिया हुआ है, तीनों अगर तृतीयानुपाती में है तो x की वैल्यू जो होती है, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर आपको गिवन रहेंगे, ये और ये, जो बीच का नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, और ये पहला नंबर दूसरा नंबर दे रखा है तृतीयानुपाती, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो होता है तृतीयानुपाती बराबर होता है b²/a। अगर a और b का तृतीयानुपाती c है तो c बराबर हो जाता है b²/a। इसको कैसे हम इस पर रखेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 32/24 और समानुपाती 24/x, यानी 32/24 बराबर 24/x। इसका इधर गुणा कर देंगे, 24 गुणा हो जाएगा, x इधर आ जाएगा ऊपर, 32 नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर सीधे 24 गुणा 24/32। यही चीज़ हम डायरेक्ट कर रहे थे b²/a। 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32 और 8 3 24 और 4 6 24 और 3 और 6 का गुणा हो जाएगा, 6 3 18, तो ये तृतीयानुपाती आ गया। इसी प्रकार से अगर मध्यानुपाती पूछता तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर देखिए a
बी समानुपाते बी सी। तो यहाँ पे जो ये बी आपको दिख रहा है ना, ये सेम रहेगा मध्यानुपाती में, हमेशा भी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी कभी गायब करके इसकी वैल्यू पूछता है। तो मध्यानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर, या फिर बी लिखेंगे बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए सी, अंडर रूट ऑफ ए सी। तृतीयानुपाती होता है बी सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। अगर 267 मीटर और 153 मीटर लंबाई की दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो तेज वाली धीमे को कितने समय में पार करेगी। फिर वही बात, सापेक्ष गति निकालेंगे। एक ही दिशा में चल रही हैं गाड़ियाँ, तो उनके जो गति है, उनका चाल है, उनका अंतर निकालेंगे। 162 और 36 का अंतर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 126 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम देख रहे हैं 18 से कट रहा है, सीधे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि सेकंड और मीटर में हमारा वैल्यू सब दिया हुआ है। 126 गुणे 5/18 अगर हम करेंगे तो 18 से 7 बढ़ जाएगा और 7 बचे 35 मीटर पर सेकंड इसका चाल आ गया। हमें समय निकालना है, कितना समय लगेगा, तो सापेक्षिक चाल आ गया 35 मीटर पर सेकंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना हो जाएगा, समय हम टी मान लेते हैं, टी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना है, ये दूरी इन दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होगा। 267 प्लस, इधर ही प्लस कर देते हैं, 267 प्लस 153, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा तो 420, और यहाँ पे डिवाइड कितने का था, 35 का। 420/35, 7 बचे 35, 7 छंग 42, 60/5 भाग दीजिएगा तो 12 आंसर आएगा। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है। यदि उसका व्यय 440 है तो उसकी आय कितना है। आय हम मान लेते हैं 100 है, 100 में से वो 60% बचाता है तो खर्च कितना करेगा, 40%। तो उसका खर्च दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे 40 की वैल्यू दिया हुआ है, 40 की वैल्यू 440। तो आय पूछ रहा है, आय तो हमने 100 माना है, 40 की वैल्यू 440, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 440/40 गुणे 100। ये 0 कट कैंसिल हो जाएगा, 4 से 44 काटेंगे 1100, 1100 का गुणा 1100, आंसर आ जाएगा कितना, 1100। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पहले 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सम बोल रहा है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8, ऐसी तरह जाते जाते 50 संख्याओं को बोला है तो लगभग कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, अगर अंदाज़ा नहीं लेंगे तो हम समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें 50वां पद निकालना है इस श्रेणी का, ये तो समांतर श्रेणी है, सबका अंतर 2-2 है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, अगर 50वां पद हमें निकालना है तो हम T50 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी होता है फार्मूला इसका। a हो जाएगा 2, 2 से स्टार्ट होगा, n 50 दिया हुआ है, मतलब 50 पदों का निकालना है, 50 - 1 49, और d यानी डिफरेंस अंतर 2 का दिया हुआ है। सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 98 + 2 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी 50वां पद 100 है, इतना पता है। पहले हम 50वां पद का योग ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करके उसमें 50 का भाग दे देंगे, वही हो जाएगा प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो अगर हम निकालेंगे समांतर श्रेणी के फार्मूले से देखेंगे तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 a + l, ये होता है। हमको निकालना है क्या, फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो n का वैल्यू वही है 50, 50/2, और अभी तो हम सम निकाले में 50 से भाग देना बाकी है, गलती नहीं करने का है। ए की वैल्यू यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा था, सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, आपको पता है, और लास्ट पद कितना था, 100, लास्ट पद कितना था, 100। a + l मतलब पहला और लास्ट का सम 102 आ जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पे। और हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज अगर निकालेंगे तो नीचे सीधे 50 से भाग हो जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, 102/2, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 51। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यदि 485 पर अंकित मूल्य एक वस्तु 293 रुपये में बेची जाती है, छूट प्रतिशत क्या है।
छूट प्रतिशत छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है भाई, तो अंकित मूल्य नीचे रहेगा 485। कितने रुपए में बेचे थे? 293। अंतर कितने का आया? कितने का छूट दिया? 485 में से घटा दीजिए 293, कितने का छूट आया? इधर 2 आ गया, 18 में से 9 गए 9, इधर आ गया कितना? 485 है ना, इधर बच गया कितना? 3 में 2 गए 192। ठीक, 192 बच गया। मतलब 192 का छूट दिया कितने पे? 485 पे। 192 का छूट दिया 485 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए नंबर थोड़ा कैलकुलेटेड कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। 5 से जो कट रहा है उसे काट देंगे, 5 से 20 बढ़ जाएगा 100, 5 से जाएगा 5 9 45, 3 बच जाएगा, 5 7 35, यानी 192 गुणे 20 और बटे में हो जाएगा 97। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 8, एक हासिल 2 कम 2 1 3, 3840 हो जाएगा बटे 97। ठीक है, 97 से डायरेक्ट भाग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 4 बार देखेंगे तो 4 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ 3 चौक 12, 4 बार जाएगा तो 388 हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले 3 बार ही लेके जाएंगे। 3 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 21 और 9 27, 27 2 29, 291 हो गया। 384 में से 291 हो गया, 384 में 291 हो गया, आ गया 93, 930। एक बार पहले 3 बार लेके गए, अब 930 है। अगर हम 10 बार लेके जाएंगे 970 हो जाएगा, तो एक कम लेके जाते हैं, 97 और कम हो जाएगा, तो 9 बार ही जाएगा, क्योंकि ये 930 है, उससे कम लेके जाना है। 39 पॉइंट समथिंग आएगा, यहीं तक सॉल्व करना है बस। ऑप्शन मैच कराओ, एक ही ऑप्शन मिलेगा, 39.59, यही ऑप्शन सही होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 19, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योमेट्री का। ठीक है, एक त्रिभुज MPN में एंगल P बराबर 76 डिग्री दे रखा है। M और N पर बाह्य कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर मिलते हैं, तो MON का डिग्री में माप कितना है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए एक त्रिभुज लेंगे। ठीक, दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, ये ट्रायंगल हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे हम लेते हैं PMN, यहाँ पे PMN, सॉरी P यहाँ पे लेंगे, ऊपर लेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, P ऊपर लेंगे तो थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी होगा। PMN PMN। ठीक, अब P का एंगल दे रखा है 76 डिग्री। अब कह रहा है कि M और N का, M को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया जाए, इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया जाए, तो मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो समद्विभाजक है यहाँ पे मिलता है O पे। तो कह रहा है कि MON, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। बाहर देखिए, ऊपर अगर थीटा कोण बन रहा है, ये थीटा, ये 73 का हम थीटा मान लेते हैं, ये थीटा अगर कोण बन रहा है, तो बाह्य कोण, जो बाह्य कोण का समद्विभाजक होता है, उसके लिए फार्मूला होता है थीटा, ये एंगल मान लेते हैं O है। ठीक है, तो एंगल MON, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक, और उसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर इस तरह से पूछा होता कि अंतःकोण का समद्विभाजक O पे मिलता है, तो ये कोण बताइए, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा बराबर, सॉरी ये कोण थीटा नहीं, ये कोण MON ही है, MON एंगल बराबर हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक, प्लस माइनस का अंतर है, अंतः के लिए प्लस और बाह्य कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलता है उसके लिए माइनस। ठीक, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे, जैसा कि हमें दे रखा है एक त्रिभुज है इस तरीके से, और इस त्रिभुज का यहाँ पे हम P इसको मान लेते हैं, P हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 76 डिग्री दे रखी है। ये M है, N है। अब कह रहा है कि बाह्य भुजाओं को बढ़ा के उनका समद्विभाजक बनाया जाता है, ये O बनता है।
तो एंगल MON बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू ऊपर कितना है 76 बाई 2 38, 90 में से 38 अगर हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा 52। तो आंसर 52 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट इसमें सिखाया, दोनों कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, गेस वर्क से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में, चलिए समझते हैं। जैसे ये दे रखा है x² + 1 = 2x, तो x पावर 4 - 1 की वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू क्या होगी। पहली चीज़ तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद समझ में आ रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, 1 1 इधर 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2 इधर 2 है, मतलब x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 1 ही होगी, मतलब x की 2 वैल्यू होगी लेकिन x की एक वैल्यू 1 होगी, तो उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, या 2 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। अगर d = 0 होगा मतलब डिस्क्रिमिनेशन, वो चीज़ अलग है, उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है, आएगा अगर तो बताऊंगा मैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर 1 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर 1 यहाँ पे रख देंगे। 1 का पावर 4 - 1, 1 का पावर 1 होता है, 1 - 1 बराबर 0। हाँ, तो वीडियो कट गया था। कितना आएगा आंसर इसका 0, कहाँ गया, आंसर इसका आएगा 0। ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा ABC किसी कार्य को 3, 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए कार्य के 3 गुना करने में कितने समय लेंगे, मतलब कार्य का 3 गुना काम करना है। तो इनका सिंपल सा तरीका होता है, तीनों का एलसीएम निकाल दो। 3, 8 और 24 का एलसीएम तो 24 ही होगा। अगर हम इनके जो समय ले रहे हैं उनसे भाग देते जाएंगे तो आएगा इनकी इफ़िशियंसी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी इफ़िशियंसी आएगी। ये है टोटल वर्क, ध्यान रखिएगा जो एलसीएम आता है वही होता है टोटल वर्क। 3 की इफ़िशियंसी निकालेंगे यानी ए की इफ़िशियंसी अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ए की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो आएगा 3 से 24 में भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 का भाग देंगे 24 में तो 3 आएगा, 24 का भाग देंगे तो 1, यानी सी की इफ़िशियंसी 1 है, बी की इफ़िशियंसी 3 है, ए की इफ़िशियंसी 8 है। ए की इफ़िशियंसी मतलब दक्षता, काम करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसलिए कम समय में कर रहा है। दोनों उलट अलग मतलब उल्टा होता है, अगर समय ज़्यादा ले रहा है दक्षता कम होगा, समय कम ले रहा है दक्षता ज़्यादा होगा। अब कह रहा है तीनों एक साथ काम करेंगे, काम का 3 गुना करेंगे। काम का 3 गुना 24, 24 का 3 गुना कितना हो जाएगा 72, काम का 3 गुना 72 हो गया। एक साथ काम करेंगे, ये 8 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 1 काम करता है। 8 3 कितना हो गया 11, 11 1 12, 72/12, 12 छंग 72, 6 आंसर आ जाएगा। 6 दिन में काम करेंगे, आंसर नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चाहे तो हाँ साइन की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू दे रखा है 5/13। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा जी, नहीं बन रहा है। ठीक है, वैसे ही बनाते हैं डायरेक्ट। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब कह रहा है थीटा, अगर तो इसको हम थीटा मान लेते हैं तो कह रहा है कॉस थीटा बराबर 5/13 हुआ है। 5/13, 5 12 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, कॉस ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, इसका मतलब ये इसका लंब हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन वही तो पूछा है, अंडर रूट में करके 1 - 12/13/1 + 12/13, यही पूछा है। ठीक है, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसका ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, राइट। अभी देखिए कितना आ रहा है, = करके 12, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, 13 कम 13 -12, 13 - 12 कितना आ जाएगा 1, 1/13, अंडर रूट लगा हुआ है पूरा, नीचे 13 और 12 25 हो जाएगा, 25/13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25/1 यानी कुछ नहीं,
25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, गलत गलत। 25 ऊपर नहीं जाएगा, 25 नीचे ही रहेगा। ठीक है, 25 नीचे ही रहेगा, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, 13 ऊपर जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/25। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। आंसर नंबर कितना सही? डी। आंसर नंबर डी सही है। ठीक, 1/5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 42, 34 और 20 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई की लंबाई क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हो जाएगा ऐसा कुछ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज जैसा दिखेगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है कि नीचे वाला मान लेते हैं कि 42 से सबसे ज़्यादा है, और हमें यही निकालना है सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई, क्योंकि 42 का संगत ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई एच है, और ये हो जाएगी 34 और ये हो जाएगी 20। एक हीरोन्स फार्मूला होता है, इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हम 42 को बेस मान के चल रहे हैं, एच को हाइट मान के चल रहे हैं, अगर एरिया हमें पता चल जाए तो हमें हाइट मिल जाएगा, बेस तो पता ही है। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, हीरोन्स फार्मूला से एरिया बराबर होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस यहाँ पे क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो एस बराबर हो जाएगा, तीनों को 42, 34 और 20 को जोड़ेंगे 96, उसका आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो वही हम निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना? अंडर रूट ऑफ 48। 48 माइनस ए की वैल्यू 42 मान लेते हैं, ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं। 48 में से 42 घटाएंगे, कितना आएगा? 6 गुणे एस माइनस बी, 34 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आई थिंक 14। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 20 को घटाएंगे 48 में से, कितना आ जाएगा? 28। अब अगर हम इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो सीधे हम 8 का गुणा 48 को 8 गुणे 6 लिख दिए, अगला 6 पहले से ही है, 14 को 7 गुणे 2 लिख दिए, और 28 को 7 गुणे 4 लिख दिए। ठीक, तो इसका पेयर बन गया, बाहर आ गया, 7 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, और 8 दूनी 16। 16 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 बचेगा। 6 का जोड़ा बाहर आएगा, 6 बचेगा। 7 का जोड़ा बाहर आएगा, 7 बचेगा। ठीक है, ये 2 तो 8 के साथ निकल गया, अभी बच रहा है 4। 4 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 2। तो फाइनली आ गया 4 संग 24, 24 दूनी 48, 48 गुणे 7। इसको याद रखिए, 48 गुणे 7, ये एरिया आ गया है ट्रायंगल का। ठीक है, अभी क्या करेंगे? एरिया बराबर आपको पता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 42, हाइट को हमने एच माना है, और एरिया आया है 48 गुणे 7। ठीक है, यही आया ना? 48 गुणे 7 ही आया ना? हाँ, 48 गुणे 7 एरिया आया है, बराबर 1/2, 2 से काटेंगे 21 बार जाएगा, गुणे एच। 7 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और एच बराबर आ जाएगा सीधा 48/3। 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 16 3 48, 16 आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज से है, 4 बच्चों आई जे के एल, इनका औसत दे रखा है कितना? 9 वर्ष। अगर हम पूछेंगे इनके जो आयु का योग कितना होगा? 4 बच्चे हैं, 4 का गुणा हो जाएगा, 9 चौक 36। अगला दे रखा है कि आई जे एल एम, यहाँ पे आई जे के एल दे रखा है, यहाँ पे के की जगह एम दे रखा है। इनका जो औसत है वो 12 वर्ष है, ये भी 4 बच्चे हैं, 12 चौक 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के की जगह एम रखा गया है, यहाँ पे के का दिया गया है, के का उम्र कितना है? 5 वर्ष है। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 48 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर तो 12 आ जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, घटाना ही पड़ेगा ना? हाँ ठीक है, घटाएंगे इसमें से इसको, तो फाइनली आ जाएगा m माइनस के बराबर 12 है।
क्योंकि m का आयु पूछा है, k का दिया हुआ है, k की वैल्यू 5 वर्ष है, तो m बराबर हो जाएगा k+12, यानी k की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5+12 जो कि 17 वर्ष आ रहा है। आंसर नंबर ए सही है। फिर वही M1D1H1 का काम, 3 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, कितने व्यक्ति इसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं? 2 का गुणा x में कर देंगे, ये आ जाएगा 2 से कट के 10, तो x का मान आ जाएगा सीधे सीधे 30। ये था आपका 27 नवंबर, ठीक है। हाँ, ये था फाइनली आपका 27 नवंबर। शिफ्ट 3 ग्रुप डी का 25 पेपर, सॉरी ग्रुप डी का ऑल 25 क्वेश्चन। दैट्स इट।